This is lecture number 24 of your book Financial and Managerial Accounting, and this is all about shareholders equity and paid-in capital. कल हमने डिस्कस किया था कि कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं और जो कॉर्पोरेशंस हैं वो जो सिक्योरिटीज इश्यू करती हैं, स्पेशली जो इक्विटी सिक्योरिटीज हैं, उनकी जो फीचर्स हैं वो क्या होती हैं. अब देखते हैं कि कॉर्पोरेशंस उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. कॉर्पोरेशंस के एडवांटेजेस में ये है कि दिस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी and it has a limited liability of shareholders. They have a transferable ownership right, continuous life, lack of mutual agency for the shareholders, ease of capital accumulation. Disadvantages में है कि government regulations हैं और corporate taxation. Now एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हिरार्की में अगर देखें तो टॉप ऑफ द लिस्ट में शेयर होल्डर्स होते हैं. शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं जो वोटिंग के जरिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी को मैनेज करने के लिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही होते हैं. वो डिफरेंट सेगमेंट्स को देख रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है, तो वो सारे सेगमेंट्स को जो प्रेसिडेंट है वो ओवरसी कर रहा होता है ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो शेयर होल्डर्स से ले रहे होते हैं. शेयर होल्डर्स जो यहाँ स्टॉक होल्डर्स यूजुअली मीट वंस अ ईयर, एक साल में एक मीटिंग होती है जिसको हम एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं. ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं. ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग विच इज AGM is a meeting which is conducted annually. एक साल के बाद कंडक्ट होती है जिसमें शेयर होल्डर्स मिलते हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं वो ओवरऑल जो कंपनी की परफॉर्मेंस है उसको डिस्कस करते हैं. स्टॉक्स के बेसिक्स में देखें तो कॉमन स्टॉक की इक्विटी सेक्शन में देखें तो कॉमन स्टॉक की इक्विटी सेक्शन में वी हैव इक्विटी सेक्शन में आपके पास होते हैं कॉमन स्टॉक. इसको हम इस तरह से लिखते हैं, कॉमन स्टॉक पार वैल्यू 0.01 या जो भी आपकी पार वैल्यू गिवन होगी विद एन ऑथराइज्ड शेयर ऑफ 250 million and issued 92 million shares in 2011 and 111 million in 2010. Okay, अब यहाँ पे दो किस्म के शेयर्स हैं. एक है ऑथोराइज शेयर्स. ऑथोराइज का मतलब होता है कि मैक्सिमम शेयर्स जो उनके जो ऑथोराइज हैं उनको सेल करने के लिए. ठीक है, तो मैक्सिमम शेयर्स जिनको वो सेल कर सकते हैं वो ऑथोराइज शेयर्स कहलाते हैं. उनमें से जितने ये इशू कर देते हैं या जितने ये बेच देते हैं उसको हम कहते हैं इशूड कैपिटल, जो आप शेयर होल्डर्स को सेल कर देते हैं. ठीक है, तो ये आपके मैक्सिमम शेयर्स हैं जिसमें से आपने इतने जो है वो सेल कर दी है, तो ये आपके इशूड एंड आउटस्टैंडिंग होंगे और ऑथराइज शेयर कैपिटल यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो स्टॉक होल्डर इक्विटी में जो सबसे पहला सेगमेंट आता है वो आता है कि आपने इशू कितने किए उसको उसकी पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं. पार वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू, जो कि हमने कल डिस्कस की थी. फेस वैल्यू स्टेटेड वैल्यू होती है, यानी वो वैल्यू जो स्टॉक के ऊपर लिखी हो उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं. पार वैल्यू जो शेयर्स हैं उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार वैल्यू, नो पार वैल्यू एंड द स्टेटेड वैल्यू. इशूइंग अ पार वैल्यू. अच्छा, पार वैल्यू पे आप इसको इशू करें. फॉर एग्जांपल ऑन September 1st मैट्रिक्स इनकॉर्पोरेशन इशूड 1 lakh shares of $2 par value stock for 25 per share. अब इसकी रिकॉर्डिंग हमने कैसे करनी है कि आपने नंबर 1 कि आपने जो है एक कंपनी है जिसके पास 1 लाख शेयर्स हैं और ये इसने सेल की हैं. ठीक है, अब 1 लाख शेयर की जो फेस वैल्यू है यानी जो उसकी स्टेटेड वैल्यू है वो $2 है. इसने सेल्स कितने पे की है, ये $25 पे इसने सेल की है. ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए सबसे हमें 3 अकाउंट्स चाहिए. एक तो हमें कैश कितना रिसीव हुआ है, दूसरा हमने कॉमन स्टॉक को उसकी फेस वैल्यू पे जो फेस वैल्यू है वो क्या होगी, फिर जो इजाफी अमाउंट है वो चली जाएगी पेड इन कैपिटल में इन एक्सेस ऑफ पार. ठीक है, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार. इन एक्सेस ऑफ पार का मतलब है कि पार वैल्यू से ज्यादा अमाउंट कितनी दी है. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो
तो टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स जितने आपने सेल्स किए वो होंगे, वो है आपके 1 लाख शेयर्स हैं आपके, ठीक है, 1 लाख शेयर्स हैं, आपने उसको सेल किया है, आपने उसको सेल किया $25 पे, ठीक है। तो आप जब इसको सेल करते हैं $25 पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.5 मिलियन यानी 25 लाख, ठीक है। तो 1 लाख शेयर्स को आपने $25 पे आपने सेल किया तो 2.5 मिलियन यानी जो 25 लाख है वो आपको कैश रिसीव हुआ। अब क्रेडिट साइड पे आपने क्या लिखना है, क्रेडिट साइड पे आपने ये लिखना है कि आपने सबसे पहले उसकी जो फेस वैल्यू है वो लिखनी है। फेस वैल्यू क्या होगी कि 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं, यानी आपके जो शेयर्स हैं वो 1 लाख है, और जो फेस वैल्यू होगी वो है $2। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 लाख। तो 2 लाख को आप इसको क्रेडिट करेंगे, कॉमन स्टॉक टू पार वैल्यू से आप उसको क्रेडिट करेंगे। अब जो इजाफी अमाउंट है उसकी पार वैल्यू से ज्यादा की अमाउंट यानी 1 लाख मल्टीप्लाई 23, ठीक है। तो 23 वो अमाउंट है एक शेयर की जो आप एक्सेस टू द पार वैल्यू ले रहे हैं, यानी जो पार वैल्यू से ज्यादा ले रहे हैं। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल टू 23 लाख। तो ये चला जाएगा आपका एक्सेस पार वैल्यू कॉमन स्टॉक में, ठीक है, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू टू द कॉमन स्टॉक, ठीक है। अच्छा, आपको ये एक कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं और 1 लाख शेयर्स की पार वैल्यू 2 लाख है। इसको जो टोटल कैश रिसीव हुआ है इससे वो हुआ है 25 लाख। अब 25 लाख में से $2 के हिसाब से अगर देखें तो 2 लाख इसकी पार वैल्यू में जाता है और जो 23 लाख है वो उसकी एक्सेस यानी प्रीमियम में चला जाएगा। इसको हम बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे, इसको हम बैलेंस शीट में इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन में लिखेंगे कॉमन स्टॉक $2 पार वैल्यू, 5 लाख शेयर्स ऑथराइज्ड, यानी टोटल 5 लाख शेयर्स थे जो कि ऑथराइज थे। इसके कैलकुलेशन से कोई देना देना नहीं है, ये आपकी इंफॉर्मेशन में लिखा होगा, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में लिखा होगा। हमने जो कैलकुलेशन करनी है ना वो करनी है जितने आपने इशू किए उस हिसाब से। तो 1 लाख शेयर्स आपने इशू किए और ये आउटस्टैंडिंग है, तो 1 लाख शेयर्स की जो पार वैल्यू बनती है वो बनती है 2 लाख। जो एक्सेस इन एक्सेस ऑफ पार बनती है वो है 23 लाख, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी में आप इसकी एक तो फेस वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे जितने आपने इशू किए, दूसरा आपने जितनी इजाफी अमाउंट आपने उससे ऑब्टेन किए वो इजाफी अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। फिर जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दी होगी, वो वैसी की वैसी आपकी आ जाएगी। जब आप इसकी पार वैल्यू को एक्सेस ऑफ पार वैल्यू को आप रिटेन्ड अर्निंग्स को ऐड करते हैं तो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी आपके पास ऑब्टेन होती है। दिस इज ऑल अबाउट द शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन, जो कि आपके कॉमन स्टॉक के साथ लिखते हैं आप जब आप इसको इशू करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इशू फॉर द नॉन कैश एसेट, कि आपने स्टॉक्स इशू किए लेकिन उसके बदले में आपको कैश रिसीव नहीं हुआ, उसके बदले में आपको कोई नॉन कैश एसेट रिसीव हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने लैंड परचेज करनी थी, तो आपने जब लैंड परचेज किया है तो आपने उसके अगेंस्ट उसको स्टॉक इशू कर दिए, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे। The asset received is recorded at its market value। जो एसेट आप खरीदते हैं उसको आप उसकी मार्केट वैल्यू से रिकॉर्ड करते हैं। तो हम जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है ना उसको उसके कॉमन स्टॉक के पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जो एक्सेस है वो उसकी एक्सेस में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑन September 1 मैट्रिक्स इनकॉर्पोरेशन इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ $2 पार वैल्यू फॉर लैंड वैल्यूड एट 25 लाख। आपने लैंड परचेज किए 25 लाख की और आपने जो इशू किए हैं शेयर्स वो 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं और उसकी जो फेस वैल्यू बनती थी, जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 2 लाख थी। अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, इसकी रिकॉर्डिंग ऐसी होगी कि लैंड को आप डेबिट करेंगे 25 लाख से और कॉमन स्टॉक को उसकी फेस वैल्यू से क्रेडिट करेंगे, और जो एक्सेस उसका होगा यानी 25 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 23 लाख, तो 23 लाख आपका एक्सेस में चला जाएगा। इसकी आप जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो उसी तरह से शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन में लिखेंगे कि इशूड एंड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, और फिर एक्सेस ऑफ पार वैल्यू को आप वहां पे ऐड कर देंगे। नाउ चलते हैं कि जो कैश डिविडेंड्स हैं, डिविडेंड्स की ट्रीटमेंट क्या होती है। डिविडेंड्स वो अमाउंट है, वो कैश की वो अमाउंट होती है जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो याद रखिए कि जो डिविडेंड्स हैं वो हमेशा शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन में से जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वहां से लेस होते हैं और आपके जो कॉमन स्टॉक है वहां पे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको रिकॉर्ड किस तरह से करते हैं कि आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स में
सफिशिएंट कैश बैलेंस होना चाहिए जब आप कैश डिविडेंड्स पे कर रहे हैं। तो कैश डिविडेंड्स नेसेसिटी टू पे द डिविडेंड, आपके पास कैश भी होना चाहिए कि जिससे आप डिविडेंड्स अदा कर सकते हैं। दो चीजें आपके पास, रिटेन्ड अर्निंग्स और कैश मौजूद होना चाहिए। इसकी जनरल एंट्री देखते हैं कि जब हम कैश डिविडेंड्स डिक्लेयर करते हैं और इसको पे करते हैं तो वो किस तरह से होता है। कैश डिविडेंड्स जब कंपनी पे कर रही होती है तो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको कंपनी कंसीडर करती है। पहली डेट है द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। डेट ऑफ डिक्लेरेशन का मतलब है कि जिस डेट पे वो डिक्लेयर करते हैं कि हम स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड्स पे करेंगे, वो डेट ऑफ डिक्लेरेशन कहलाती है। सेकंड इज डेट ऑफ रिकॉर्ड, कि आप सेकंड डेट वो होती है कि जिसमें आप रिकॉर्ड जमा करना शुरू करते हैं कि आपने किन किन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स पे करने हैं। एंड द थर्ड इज डेट ऑफ पेमेंट, वो तीसरी है कि जिस डेट को आप पे कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप मार्च 1 को डिक्लेयर करते हैं कि आपने डिविडेंड्स जो है वो पे करने हैं जून 30 को, ठीक है। 3 माह के बाद आपने डिविडेंड्स पे करने हैं, जून 30 को आपने डिविडेंड पे करने हैं। तो मार्च 1 को मार्च 1 आपकी हो चुकी डेट ऑफ डिक्लेरेशन। और फॉर एग्जांपल आप डिविडेंड्स देने से 15 दिन पहले यानी जून 15 को आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। आप देखते हैं कि ये वो शेयर होल्डर्स हैं जिनको आपने जो डिविडेंड है वो पे करना है। तो जून 30 को यानी 30 जून को आप उसको पे करने जा रहे हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपने जो कैश डिविडेंड जब आप पे कर रहे होते हैं आपने इसको अकाउंट करना होता है। अच्छा, अब इसकी एंट्री देखते हैं कि इसकी जो एंट्री है वो डेट ऑफ डिक्लेरेशन पे होगी नंबर 1 और डेट ऑफ पेमेंट के ऊपर होगी, ठीक है। तो जो एंट्रीज हैं उसके लिए दो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जब आप जर्नल एंट्री कर रहे होते हैं। एक डेट ऑफ डिक्लेरेशन होती है, दूसरी डेट ऑफ पेमेंट। जब आप डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड, जिस दिन आप डिक्लेयर करते हैं उस दिन जर्नल एंट्री क्या होगी। ऑन जनवरी 19 आपने जनवरी 19 को 1 per share cash dividend is declared on Dana Incorporation, 10,000 common shares outstanding. The dividend will be paid on March 19 to the stockholders of the record on February 19. इसमें तीन डेट्स हैं। एक है डेट ऑफ डिक्लेरेशन जो कि जनवरी 19 की होगी, दूसरी है डेट ऑफ पेमेंट जो कि आपकी मार्च 19 की होगी, और तीसरी है डेट ऑफ रिकॉर्ड जो कि फरवरी 19 की होगी, ठीक है। ये डेट ऑफ रिकॉर्ड है फरवरी 19 को और डेट ऑफ पेमेंट है मार्च 19 की, और डेट ऑफ जो आपकी डिक्लेरेशन डेट है कि जिस डेट पे आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपने इतना डिविडेंड पे करना है। अब डिविडेंड उसने डिक्लेयर किया है कि अगर 10,000 कॉमन शेयर्स हैं, ठीक है, तो हर शेयर को $1 डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो 10,000 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10,000 जो डिविडेंड्स हैं वो पे किए जाएंगे। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री ये होगी कि रिटेन्ड अर्निंग्स को हम करेंगे डेबिट और कॉमन डिविडेंड पेएबल को हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो इसकी जिस दिन आप डिक्लेयर करते हैं उस दिन आप रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस डिक्रीज करते हैं, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स में से आप माइनस करते हैं 10,000, और एक लायबिलिटी जनरेट होती है यहाँ पे सेकंड, कॉमन डिविडेंड पेएबल। डिविडेंड पेएबल का मतलब है कि आपने ये डिविडेंड्स जो अभी पे करने हैं जो कि मार्च 19 को आप पे करेंगे, ठीक है, तो ये डिविडेंड पेएबल होंगे। नाउ एंट्रीज फॉर द कैश डिविडेंड, जिस वक्त आप पे कर रहे हैं और वो डेट जो आपकी डेट ऑफ रिकॉर्ड है, डेट ऑफ रिकॉर्ड आपका जो होगा, दिस इज द डेट ऑफ रिकॉर्ड जो कि फरवरी 19 है। डेट ऑफ रिकॉर्ड को कोई जनरल एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, डेट ऑफ पेमेंट को, थर्ड जो डेट ऑफ पेमेंट है उस वक्त आपकी एंट्री होगी, वो क्या होगी कि अब लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होने जा रही है जो कि कॉमन स्टॉक डिविडेंड पेएबल थी। अब वो उसको हम करेंगे डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज हुई है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और आपने कैश अदा कर दी है, ठीक है, जितना आपने उसको उनको पे करना था वो आपने पे कर दिया, तो कैश आपका डिक्रीज हुआ है। कैश क्योंकि एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो कॉमन स्टॉक डिविडेंड पेएबल डेबिट 10,000 से, और जो कैश है वो क्रेडिट होगा 10,000 से। नाउ ये होगी आपकी जनरल एंट्री कैश डिविडेंड्स की। आगे चलते हैं, एक सेकंड टाइप ऑफ डिविडेंड होता है कि जब कंपनी डिविडेंड्स जो है के अगेंस्ट कैश पे नहीं करती, कंपनी क्या करती है कि कंपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको स्टॉक्स इशू कर देते हैं, ठीक है। स्टॉक्स का मतलब ये है कि अगर आपने किसी कंपनी के 10,000 शेयर लिए हुए, ठीक है, अगर आपने किसी कंपनी के 10,000 शेयर्स इशू किए हुए, तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी आपको बजाय कैश डिविडेंड देने के स्टॉक डिविडेंड्स दे देती है। स्टॉक डिविडेंड्स का मतलब है कि आपको वो डिक्लेयर करती है कि वो कंपनी 5,000 शेयर्स आपको एडिशनली
फ्री ऑफ कॉस्ट इशू कर रही हैं, ठीक है, तो वो आपको उसके अगेंस्ट आपसे कैश नहीं लिया जाएगा, आपको एडिशनली स्टॉक इशू कर दिए जाएंगे। इसको हम कहते हैं स्टॉक डिविडेंड्स, ठीक है। तो आपको डिविडेंड्स मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन स्टॉक की फॉर्म में मिल रहा है। द स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट एडिशनल शेयर्स ऑफ इट्स ओन स्टॉक टू द शेयर होल्डर्स विदाउट रिसीविंग एनी पेमेंट इन द रिटर्न, ठीक है। तो आपको आपसे पेमेंट नहीं ली जाती, आपको स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, इसको हम कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। Why a stock dividend? आप stock dividend कंपनी क्यों डिक्लेयर करती है? Can be used to keep the market price on the stock affordable. Number one, can provide the evidence of management's confidence that the company is doing well. ठीक है, तो मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस के को एनहांस करने के लिए जो स्टॉक डिविडेंड्स हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं। स्टॉक डिविडेंड्स की देखते हैं कि इसकी सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद इसकी जो जनरल एंट्रीज हैं वो देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस देन और इक्वल टू 25% ऑफ प्रीवियसली आउटस्टैंडिंग शेयर्स। कैपिटलाइज द रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, अब इसकी जो जनरल एंट्री है वो क्या होगी? Here is the stock equity section of the Quest balance sheet prior to the declaration of small stock dividend. आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले की जो बैलेंस शीट है वो ये होगी कि कॉमन स्टॉक $1 पार वैल्यू, इसकी जो फेस वैल्यू है $1 है और ऑथराइज शेयर्स हैं वो 2,50,000 है। 1 लाख शेयर्स ऑलरेडी इशूड है और आउटस्टैंडिंग है, और एक्सेस टू द पार वैल्यू आपके पास जो अमाउंट है वो है 8,000 और रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 35,000। ये स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले की बैलेंस शीट है, ठीक है। अब स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर क्या हुआ है? ऑन December 31st, 2011, Quest declared a 2% stock dividend when the stock was selling at $10 per share. The stock will be distributed to the shareholders on June 20, 2012. Let's make the December 31st एंट्री। अब आपने जो स्टॉक इशू की है, जो ऑलरेडी आपके पास इशूड थे वो थे 1 लाख। अब 1 लाख स्टॉक्स ऑलरेडी इशू थे, 1 लाख स्टॉक्स के जो 2% है, ठीक है, यहाँ पे देखें 1 लाख स्टॉक का जो 2% है वो बनते हैं 2000 शेयर्स आपने एडिशनली इशू किए, और आपने इशू किए आपने $10 पे, ठीक है, आपने इसको $10 पे इशू किया, तो इसकी जो टोटल अमाउंट बनती है वो बनती है 20,000, ठीक है। अब जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं उसको आप करेंगे डेबिट, और कॉमन स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल वो होगा 2000 मल्टीप्लाई 1, ये इसकी पार वैल्यू होगी, और 2000 शेयर्स का जो एक्सेस होगी 2000 मल्टीप्लाई 9, ये एक्सेस टू द पार कैपिटल होगी, यानी आपकी टोटल $10 के शेयर से $1 चला गया आपके फेस वैल्यू में, और जो $9 हैं वो एक्सेस में चला जाएगा, यानी जितनी अमाउंट आपकी फेस वैल्यू या पार वैल्यू से अबव होती है वो एक्सेस में चली जाएगी, और नंबर ऑफ शेयर्स ऑब्वियसली आपके पास है 2000, तो 18,000 आपकी एक्सेस टू द पार कैपिटल में चली जाएगी, और रिटेन जो आपकी कॉमन स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल है वो आपका चला जाएगा 2000, और जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वो आपकी चली जाएगी 20,000, ठीक है। वो 20,000 से इसका बैलेंस कम होगा, कॉमन स्टॉक की जो पार वैल्यू उसका 2000 से ज्यादा होगा, और जो एक्सेस ऑफ द पार वैल्यू है वो 18,000 से ज्यादा होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 35,000, ये यहाँ से 20,000 निकलेगा, यानी जो स्टॉक डिविडेंड है वो यहाँ से 20,000 निकलेगा, माइनस होगा इसमें से, और ये चला जाएगा आपका दो फॉर्म्स में, एक आपकी एक्सेस टू द पार वैल्यू में चला जाएगा, और दूसरा आपका फेस वैल्यू में चला जाएगा, यानी आपकी 2000 यहाँ पे ऐड होगा फेस वैल्यू में, और जो 18,000 है वो आपका एक्सेस टू द पार वैल्यू में यहाँ पे ऐड होगा, तो इसका नया बैलेंस होगा 1,02,000, इसका नया बैलेंस होगा 18,000 इसमें ऐड कर दें तो ये 24,000 होगा, तो इसका बैलेंस आ जाएगा 24,000, और इसका बैलेंस आ जाएगा 1,02,000, और इसमें से 20,000 माइनस करेंगे तो इसका बैलेंस आ जाएगा 15,000। तो इसकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट देखते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। जो इसकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट है वो इस तरह से होगी, ये बिफोर द स्टॉक डिविडेंड है जो अभी हमने देखा है, और ये आफ्टर द स्टॉक डिविडेंड है। आफ्टर द स्टॉक डिविडेंड आपकी जो न्यू बैलेंस होगा 1 लाख का, ये देखिए कि 1 लाख पहले था, अब इसमें 2000 ऐड हुआ है तो न्यू बैलेंस आपका हो गया 1,02,000। इसी तरह आपका जो एक्सेस पार वैल्यू थी वो थी एक्सेस टू द पार वैल्यू वो 8,000 था, इसमें 18,000 ऐड हुआ तो ये वैल्यू आ गई आपकी
26,000. नाउ रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस था 35,000. 35,000 में से 20,000 माइनस हुए, तो 20,000 जब आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15,000. तो स्टॉक डिविडेंड्स पे करने के बाद 15,000 और स्टॉक डिविडेंड पे करने से पहले 35,000 था. इसी तरह अगर आप फेस वैल्यू को देखें तो फेस वैल्यू पहले थी 1 लाख. जब आपने 2,000 जो स्टॉक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए तो उसके बाद इसकी फेस वैल्यू 1,02,000. एक्सेस टू द पार वैल्यू थी पहले 8,000, अब 18,000 इसमें ऐड हुए तो दैट बिकम्स 26,000. ठीक है. नाउ ये आप एग्जांपल को देख लीजिएगा, ये भी सेम वैसे ही है. स्टॉक स्प्लिट्स, तीसरी जो कैटेगरी है डिविडेंड्स की वो है स्टॉक स्प्लिट्स. स्टॉक स्प्लिट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास ऑलरेडी जितने स्टॉक्स हैं उसको आप स्प्लिट कर देते हैं, यानी आप उसको डिवाइड कर देते हैं. A distribution of additional shares of stocks to the stockholder according to their percentage ownership. ठीक है, तो आप स्प्लिट का मतलब होता है कि डिवाइड करना. तो आप स्टॉक्स को डिवाइड कर रहे हैं. अब डिवाइड किस तरह से करेंगे कि फर्ज करें कि आपके पास है 100 शेयर्स, आप ऑन कर रहे हैं 100 शेयर्स और एक शेयर की वैल्यू है $10. आपने क्या करना है कि आपने 100 शेयर्स को स्प्लिट कर देना है, यानी आपने इसको डिवाइड कर देना है. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको 2 for 1, अगर 2 for 1 से आप कर रहे हैं 2 for 1 का मतलब है कि अगर आपके पास 2 शेयर्स हैं तो अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 2 शेयर्स इशू किए जाएंगे. ठीक है, तो अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 200 शेयर्स इशू किए जाएंगे. तो 2 for 1 में क्या करते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो इसकी पार वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, सो डैट कि आपका जो टोटल शेयर्स का जो टोटल बनता है ना उस पर कोई इफेक्ट ना आए. फॉर एग्जांपल इसका टोटल बनेगा 100 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 1,000. ठीक है, अब मैं इसको स्प्लिट करने लगा हूँ 2 for 1 के हिसाब से, तो नए शेयर्स बनेंगे आपके 200 शेयर्स. ठीक है, यानी आपके 100 से इंक्रीज होके 200 शेयर्स पे चले जाएंगे और जो इसकी पार वैल्यू है वो $5 पे चले जाएगी, यानी ये हाफ हो जाएगी. तो इस तरह 200 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो टोटल अमाउंट आएगी वो आएगी 1,000. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू स्प्लिट अ स्टॉक. अगर आप 3 for 1 है, फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक स्प्लिट होगा 3 for 1, तो नंबर ऑफ शेयर्स को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और पार वैल्यू को आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास नए कॉमन स्टॉक आ जाएंगे. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं. Before the 2 for 1 split, the shareholders equity section of the balance sheet look like this. आपके जो शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन है वो इस तरह से है कि कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू $10 और आपके पास 25,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है. ठीक है, अब हमने करना है 2 for 1 स्प्लिट. 2 for 1 का मतलब है कि आपके पास अगर एक है तो आपको जो शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे और अगर 25,000 शेयर्स हैं तो आपको कितने इशू किए जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 25 को आपने क्या करना है कि 2 for 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो पार वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड कर देना है. तो आफ्टर द स्टॉक स्प्लिट इस तरह से होगा कि आपकी जो पार वैल्यू है $5 रह जाएगी और जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इंक्रीज होके 50,000 होंगे. अगर आप पहले देखें तो 25,000 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 2,50,000. ठीक है, और अगर आप 5 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी आंसर 2,50,000 है. आपके स्प्लिट्स में स्टॉक स्प्लिट्स जब आप कर रहे होते हैं तो जो टोटल है कॉमन स्टॉक का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, जबकि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं और जो पार वैल्यू है उसको आप उसकी जो वैल्यूज हैं उसमें मॉडिफिकेशन लेके आते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टॉक स्प्लिट. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो ही कैन आस्क मी.